जो मुझे जानकारी मिली है कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए। आपके पिताजी एक मिल में लेबरर थे, काम करते थे, मिल में काम करते थे। और जब आप 7 साल के ही थे उस समय जो जहाँ आप रहते थे वो बिदर था, और बिदर में उस समय हैदराबाद में बिदर था, उसके बाद कर्नाटका में आप आए। तो उस समय जो निज़ाम था वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद हिंदुस्तान में आ जाए, तो उसके जो रज़ाकार थे उन्होंने हमले शुरू किए और कई गांव में हमले उन्होंने किए। और आपका भी ऐसा गांव था जिस पे उन्होंने हमला किया, और आपका जो घर था जो जिस पे टिन शेड में आप रहते थे उसको उन्होंने जला दिया। उस समय आप वहाँ थे और आपके पिताजी खेत में काम कर रहे थे। जब उनको पता चला तो वो वहाँ पहुँचे, लेकिन आपकी माताजी की मौत हो गई उसी में, लेकिन आपको उन्होंने बचा लिया। इस परिस्थिति से अब तक, और ऐसी ये दर्दनाक परिस्थिति है, आपको अपने माता का स्नेह नहीं मिला, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसे कई लोग हिंदुस्तान में हैं, इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, हिम्मत नहीं हारी। आपने फिर ध्यान शिक्षा पे दिया, आप पढ़े, वहीं एक स्कूल में पढ़े। उसके बाद अब गवर्नमेंट कॉलेज में आपने लॉ किया, और लॉ के बाद आप लेबर मूवमेंट में आ गए। और इसके बाद की जो कहानियाँ और आपसे शब्दों से हम सुनेंगे, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति में जब आप छोटे से थे, आपके मन में क्या बीत रही थी? मन में देखिए, उस वक्त की परिस्थिति बहुत अलग थी। रजाकारों ने एक डिमांड रखा था कि निज़ाम स्टेट इंडिपेंडेंट रहे और चंद लोग पाकिस्तान को जोड़ना चाहते थे। उस वक्त उन रजाकारों ने, रजाकार मीन्स वॉलेंटियर्स, That's right. तो वो वॉलेंटियर्स हर गांव-गांव जाना, प्रचार करना कि आप लिख के दो, हम ऐसा इंडिपेंडेंट चाहते हैं, आज़ादी हमारी अलग रहने दो, पहचान हमारी अलग रहने दो। तो वैसे वक्त हमको तो उतना ये चीज़ों में मालूमात भी नहीं थे। मैं किसी हमारे गांव में, छोटे गांव में जो रहते हैं कि बावड़ी रहती है, धर्मशाला रहती है, जी हाँ। बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, तो मैं भी वहीं खेल रहा था। और हमारे घर में मेरी माँ थी, मेरे चाचा थे और मेरी बहन थी, और ये लोग अपना घर में काम कर रहे थे। और जब हमारे माताजी भी पकाते बैठी हुई थी घर में, तब रजाकारों का एक ऐसा था कि 20-25 घोड़ों पे आना, किसी गांव में घुसना, और गांव में ज़्यादा लूटते नहीं थे, मारते थे। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के बाजू में एक बड़ा हादसा हुआ, और वहाँ पर कम से कम 780 लोग मारे गए। उस गांव से हमारा हार्डली 6 किलोमीटर था, और नेचुरली वो घोड़े सवार वैसा ही उधर भी है, जो भी रास्ते में घर दिखा उसको जला देना, और से बर्ची से दूर से मारना, ऐसी चीज़ें हरकतें करते थे। उतने में एक हमारा घर थोड़ा गांव के रास्ते के नज़दीक है, तो रास्ते के नज़दीक रहने से वो हमारे घर को भी अटैक किए मारे। नेचुरली जब जलाना ही मकसद था तो उसमें मेरी माँ भी मर गई, भाई मर गया,
बहन मर गई और मेरे चाचा भी खत्म हो गए और मेरे पिता खेत में काम कर रहे थे, जो हम लोगों को थोड़े थोड़े जमीन रहते, 7 एकड़ 8 एकड़, उसमें काम कर रहे थे। तब गांव में हंगामा मचा तो हमारे पिताजी बहुत घबरा गए, गांव में क्या चिल्ला रहे। तब उनको किसी ने कहा कि अरे भाई, आपके घर को आग लगी है और बचे या नहीं हमको मालूम नहीं, इसीलिए, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो एक झाड़ के नीचे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कम से कम उसको तो बचा लो। तब मेरे पिताजी आए, मैं अभी 6 साल का था उस वक्त, तो हमारे पिताजी आके मुझे बचा लिए और रोते हुए करते हुए, वहाँ ठहर तो नहीं सकते, ठहरे तो फिर क्या होता, ये उन्होंने समझा, मेरे को ये कहानी उन्होंने बताई। तब मैं वहाँ से, मेरे को हमारे पिताजी ने रिश्तेदारों के घर जाने का तय करे। उसी रात कोई रिश्तेदार घर के अंदर आने नहीं देता था, भाई ये कुछ करके आए हैं इसीलिए तो रजाकार इनको मार रहे, तुम में घर के अंदर अगर आएंगे तो मेरे हमारे खतरा हो जाएगा, तो मार देंगे हमको। तो इसलिए फिर हमारे रिश्तेदार नहीं आने देने की वजह से हमारे पिताजी, वहाँ पर हमारे पास सेंधी के बन होते हैं, जैसा आपके तरफ ताड़ी के बन होते हैं वैसा सेंधी के बन होते हैं, जिससे लोग सेंधी निकाल के ये अपना, जो खास करके महात्मा गांधी जी सुबह सुबह उठते पीते थे नीरा, अच्छा, तो वो नीरा वहाँ मिलती थी। तो हमारे पिताजी ने सोचा चलो इसको जंगल में सुलाओ। तो घनी जंगल में जहाँ थोड़ा पानी भी बहता था, उस रात में उन्होंने अपनी कंबल बिछा के सुलाया। फिर उन्होंने अपने फिर रिश्तेदार को कम से कम खाने के लिए तो जाके पूछना, तो पूछे तो वो थोड़ा कुछ खाने के लिए दिए, और लेकिन उनका कहना यह था कि बार बार मत आओ, अच्छा, कि कोई देख लेगा तो आओ। फिर हमारे पिताजी कोशिश करके जहाँ भी रात में जाना, पहचानत के लोगों के पास जाके खाना लाना, और कभी कभी वो पत्तों का ऐसा बिछोना। उस पे अब तो कारपेट पे मैं पैदल फिरता हूँ, उस वक्त पत्तों पे मुझे सुलाते थे, एक को एक जोड़ के वो सुलाकर बाहर जाते थे, फिर काम गिम करके फिर आते थे, किसी को मालूम नहीं। तब आखिरी में उन्होंने सोचा कितने दिन ऐसा काटेंगे, फिर रोज 8-10 दिन में उन्होंने जाने का सोचा, लेकिन वक्त पे पैसे नहीं मिले जहाँ जाना चाहते थे वहाँ। तब ऐसा वैसा 1 महीना हम वो जंगल में काटे। फिर वहाँ से हमारे पिताजी एक गांव का पटवारी था, जिसको हम कुलकर्णी कहते हैं, उसके पास जाके पूछे कि हमारा चाचा का पता दीजिए। अच्छा, हमारे चाचा महार रेजिमेंट में काम करते थे, खड़की में। अच्छा, तो उस वक्त ज़बरदस्ती अट्टा कट्टा अगर कोई भी दिखता है तो ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करते थे। अच्छा, तो ये रेलवे में मजदूर बोल के काम करते थे। इन्होंने ज़रा अच्छी हाइट गीट थी इनके, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में सोल्जर्स की कमी थी, तब उनको ज़बरदस्ती ले जाके मिलिट्री में भर्ती कर दिया, और वो पूना में खड़की में भर्ती होके थे। जब हम कभी भी साल को एक बार आते तो अच्छे अच्छे चीज़ें गांव में लाते थे, तो सब गांव के अमीर लोग भी, पटेल लोग भी आके उनको सामान उनके पास ले जाते थे, लेकिन कोई हाथ में नहीं लेता था। अच्छा, तो वो रख देते थे। रख देते थे
ये अपने मंच पे वो क्या बोलते हैं, हमारे पास ये खाट रहती ना, जी हाँ, जो जी हाँ। धाबा में वैसा, उस पे रखना, वो लोग उठा लेके जाना, ऐसा करते तो थे। आप उस समय स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, अभी स्कूल को आया ही नहीं मैं। अच्छा मैं तो ये हमारे पिताजी ने जो बताया, और मैं उनको खुद देखा था, अच्छा इसको हमारे चाचा को, जिनका नाम नरसिंह राव है, अच्छा नरसप्पा बोलते थे, नरसिंह राव बन गए हो। अच्छा तो वहाँ से जाना, तो हम, ये नांदेड़ की ट्रेन थी, नांदेड़ से मनमाड, मनमाड से ऐसा पूना होके आती थी हैदराबाद की ट्रेन, क्योंकि वहाँ रेलवे स्टेशन हमारे गांव से 12-13 किलोमीटर कुछ था, है अभी भी, भालकी तालुका, जिस गांव में मैंने जन्मा, अच्छा। और वरवट्टी मेरा गांव का नाम है। जी हाँ, जी हाँ। सो वहाँ हमने जो गया ट्रेन से, तो पहुँचे खड़की में पूना, तब इंक्वायरी हमारे उस पते पे पिताजी वहाँ के लोगों से पूछे, मिलिट्री के लोगों, तब उन्होंने ले जाया वो सब स्टोर रूम जो भी रहता, टेबल, ये उसमें उन्होंने बताया ये नंबर वाला ये रेजिमेंट में ये है। तो उन्होंने छानबीन करके निकाले, तो रजिस्ट्री में उनका नाम था। जब छुटते वक्त, क्योंकि उनको 1947 में आज़ादी मिली, जी हाँ। तो हमको आज़ादी अभी नहीं मिली, हम घूम रहे थे सिर्फ। तो उतने में वहाँ उन्होंने पूछने के बाद उन्होंने कहा ये काम तो यही करता था, सब वॉलेंट्री, पैसा लेके गया सब है, लेकिन उन्हें रजिस्ट्री में डेस्टिनी नहीं लिखा, अच्छा कहाँ पहुँच रहे हैं ये नहीं लिखा, इसीलिए हम नहीं बता सकते। तो फिर हमारे पिताजी निराश हो गए, और वहाँ से फिर हम वो जो गुलबर्गा ट्रेन आती है, जो बॉम्बे से शोलापुर, शोलापुर से गुलबर्गा, गुलबर्गा से हैदराबाद जाती है, वो ट्रेन से हम आए। आने के बाद वहाँ उतरे, तो वहाँ मिल थी, जिसको कहते हैं MS के मिल, यानी महबूब शाही कलबुर्गी। के का मतलब अब गुलबर्गा, गुलबर्गा मशहूर है वो, लेकिन उस वक्त उसको कलबुर्गी कहते थे, अब फिर न कलबुर्गी रखा गया उसका नाम। तब वहाँ हमारे चाचा के घर जहाँ पहुँचे, तब तक उनकी शादी हो चुकी थी, ज़रा अच्छे इसमें, जो मिल में अच्छा जॉबर की पोस्ट होती है वो अच्छी, ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, लेकिन 32-40 लोगों के ऊपर देखभाल करने का। तब उन्होंने सोचा कि कैसा हमारे अच्छा है भाई काम, लेकिन उनके, हमारी चाची जो बन गई थी, उसने, वो नहीं चाहती थी कि हम लोग उनके साथ रहे, तो उन्होंने भी फिर 1-2 दिन में ही अच्छा अनबन बन गए। फिर हमारे पिताजी फिर भी परेशान हो गए। फिर बाद में एक सदाशिव मास्टर बोल के थे, जो वहाँ कार्डिंग डिपार्टमेंट में वो मास्टर थे, तब उन्होंने एक दिन इनको लकड़ी फोड़ने के लिए घर बुलवाया। तो लकड़ी फोड़ने के लिए गए, तब वो उन्होंने पूछा क्या काम करते हैं क्या नहीं, इन्हें अपनी हिस्ट्री बताई ऐसा ऐसा। तो फिर सदाशिव मास्टर ने क्या किया कि इनको तुम कल आओ, मैं कम से कम बदली नौकरी देता हूँ। बदली मीन्स हाँ अगर करेक्ट हाँ को नहीं आता है, तो अगर फिर, उसकी हाँ। जगह पे थोड़ा काम सीखो, उसके बाद। तो ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता सीखते वो काम मिला, वहीं तो रहे, वहीं फिर आप स्कूल में वहाँ जाकर स्कूल में? वहीं पर रहे।
और वहीं पर एक उनकी मिल वालों की एक स्कूल थी, जी हाँ। उसमें मुझे उन्होंने पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद वो क्या हो गया, वो स्कूल ठीक नहीं था क्योंकि टीचर्स बराबर नहीं, वो नहीं, और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था कि बहुत गरीब बच्चों को एक अनट्रेन्ड टीचर को लगा के पढ़ाते थे, अच्छा। और अच्छे जो सुपरवाइजर जो ये है उनके बच्चों को अच्छा, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हाँ थी। वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। तब अपने पिताजी बोले इसको कैसा भी पढ़ाना है, क्योंकि हमको तो एक तो का माँ नहीं, कोई भी नहीं भाई। तब उन्होंने सोचा एक ही बेटा है, इसको किसी रंग से पढ़ाना, ऐसा उनका ध्यान में आया होगा। तो वो जो सुना है पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेते थे, आपकी पढ़ाई में। हाँ, पढ़ाई में दिलचस्पी लेते, लेकिन हम उतने दिलचस्पी से पढ़ने के बजाय खेल में मेरे को बहुत नहीं आप शौक तो था। कबड्डी के भी वो हैं, और कबड्डी, हॉकी हॉकी, और इवन क्रिकेट भी खेलता था। वो क्रिकेट जो भी मिल खेलते थे आप। हाँ। के आप लोग, स्पोर्ट्स में बहुत आपका हाँ, दिलचस्पी थी। दिल था। लेकिन हमारे पिताजी इसको किसी से कभी भी पूछते थे, तो वो लकीली वही सदाशिव मास्टर जो थे, उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल था जो देवड़गांवकर बोल के उन्होंने स्थापना की थी, जो नरसिंह राव साहब के गुरु थे, जो अम्बे जोगाई के। उन्होंने निज़ाम एरिया में बहुत से स्कूल करे थे, स्वामी रामानंद तीर्थ। अच्छा। तो उसमें यहाँ पर एक उन्होंने गुलबर्ग में भी खोला था। तब हमारे पिताजी ने उस स्कूल में डाला, लेकिन वो स्कूल में एक कंडीशन था कि हर महीना फीस देना। तो हमारे पिताजी बहुत मेरा ख्याल करते थे, तो वो स्कूल में डाल दी। उस स्कूल में फीस ऐसा था, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो 1 रुपये, अच्छा। सेकंड स्टैंडर्ड 2 रुपये, अच्छा, ऐसे था। या 10वीं तक पढ़ते हैं तो 10 रुपये, करेक्ट। और सब लोग फर्स्ट को देना, हाँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल था। आधे से ज़्यादा आरएसएस के टीचर थे, और खास करके जो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, होने के बाद पूना में से बहुत से टीचर्स भाग के गुलबर्गा आए, अच्छा निज़ाम स्टेट में। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ पर वो पार्ट टाइम पढ़ाने का या फुल टाइम पढ़ाने का इसलिए काम करते कि वो गांव को नहीं जाना चाहते थे, पूना इधर। फिर उन्होंने, हमारे पिताजी ने, अब ठीक है मेरे को एक कंसेशन दीजिए कि मेरी तनख्वाह हर 10 तारीख को मिलती है, हाँ, तभी हम पैसा दे पाए। हाँ, तब मैं उस दिन ही मैं आपको शाम को दूंगा। तो उन्होंने अलाउ किया। 10 दिन के बाद सभी लोग फर्स्ट को देते, उन्होंने 10th को अलाउ किया। अलाउ करने के बाद वहीं हम पढ़े। फिर उसके बाद आपने लॉ गवर्नमेंट कॉलेज में किया? नहीं नहीं, नहीं। वहाँ पर एक प्राइवेट लॉ कॉलेज उस वक्त नहीं था। अच्छा। पूरे कर्नाटक, सॉरी पूरे हैदराबाद कर्नाटक में एक ही डिग्री कॉलेज थी। अच्छा। वो सूबेदारी बोलते थे, उसमें चलाते थे निज़ाम के वक्त। अच्छा। कोई कॉलेज के लिए ज़्यादा नहीं थे, अच्छा। 1 या 2 थे। हमारे ज़िले में एक ही था, और वो बीदर से भी लोग वहीं आते थे। तो वो कॉलेज, यहाँ मैट्रिक नूतन विद्यालय में मैं अपना मैट्रिक पास किया। तो उसके बाद में कॉलेज को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, आपने कब किया फिर? कॉलेज सतत वैसा ही। उसके बाद देखिए, मैं 61 में मैट्रिक पास हुआ, हाँ। 62 में पीयूसी पास हो गया, हाँ। 65 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अच्छा। 67 में मैं लॉ ग्रेजुएट बना, 68 में मैं बार काउंसिल एग्ज़ाम, उस वक्त बार काउंसिल correct. एग्ज़ाम रहता था, उसके बगैर आपको वकालत करने नहीं देते थे। फिर वो बेंगलुरु जाकर मैं वहाँ महावीर, एक दोस्त था मेरा जैन,
उन्हें वो हम मिल के रहते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती उसकी अच्छी थी। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में उसको लड़ाया था, मैं भी लड़ा तो था। आप भी लेबर यूनियन में भी तो आप बड़े बाद में वो बाद में हुए। ऐसा ही एक है सिलसिला, हमारा कहीं कटा नहीं अच्छा। ऐसा। उसके बाद यहाँ जो जैन मंदिर में आके हमने दोनों एक ही रूम में रह के फिर लॉ एग्जामिनेशन, बार काउंसिल एग्जामिनेशन दिए। फिर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। बार काउंसिल का एग्ज़ाम होने के बाद उसमें ज़रा दिक्कत थी, क्योंकि मेरे को कोई लेने को तैयार ही नहीं थे। कि उस वक्त क्या था, 15 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस रहना और डायरी मेंटेन करना, और डायरी मेंटेन करने के बाद आप एग्जामिनेशन बैठना। तो तब उस वक्त मुझे कोई देता ही नहीं था। तो एक दिन शिवराज पाटिल मिले, जी हाँ, जी हाँ, उसके यहाँ फिर आपने काम किया उनके यहाँ। तो उनको भी 15 साल नहीं हुए थे उस वक्त उन्होंने, लेकिन अच्छा आदमी दिल का। तो वो उन्होंने एक तरकीब बताई, हमारे पास आप बैठो, काम करो, मैं एक सीनियर को देखता हूँ, जिस सीनियर को पास मैंने थोड़ा अपने लिए भी पहले काम किया था, तब वहाँ गया मैं। वो वहाँ जाना सिर्फ मकसद डायरी में सिग्नेचर लेना, हाँ। फिर शिवराज पाटिल के पास आकर बैठना। थोड़ी थोड़ी वकालत शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद में फिर 1972 में आप चुनाव लड़े। नहीं, उसीलिए बोल रहा, 68 में मैं देखिए, उसके बाद 67 के बाद स्टूडेंट यूनियन में भी था, उसके बाद 68 में यूनियन भी बनाया, जी हाँ। उसके बाद लॉ भी पास हो गया, Correct. फिर शादी भी हो गई। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं इसमें प्रैक्टिस भी शुरू किया। उतने में एक साल में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, 1969 में स्प्लिट हुआ और 72 में आपको टिकट मिली। नहीं, 69 में स्प्लिट होते ही इंदिरा गांधी जी 70 में, ये बताइए, आप पहली मुलाकात आपकी इंदिरा जी से कैसे हुई? 70 वो खुद आए ना उधर, सब प्रचार करते, यहाँ के लोग, लीडर लोग हाथ छोड़ने के बाद, और वहाँ से वीरेंद्र पाटिल चीफ मिनिस्टर जी थे हाँ। और निजलिंगप्पा ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए गुलबर्गा आए, वो मीटिंग रखे, एक अपना ड्रॉट मीटिंग। उस वक्त हमारी मुलाकात हुई, और मीटिंग एक छोटी सी, उस वक्त तो बड़ा मीटिंग नहीं कर सकते थे, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि उन्होंने 144 वो ये लगा दिया था जी हाँ। उस वक्त की सरकार। तब वो हमने सब यंगस्टर मिलके, इंदिरा गांधी जी से मिलके, देवराज हर्ष उस वक्त कन्वेनर थे, उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे डिसॉल्व होने के बाद। तो हमको मुलाकात देवराज हर्ष ने करा के बोले कि मैडम ने भी ये बोली, इस लड़के को अच्छा। आप सिटी प्रेसिडेंट बनाओ। अच्छा। तो लोगों की भी कमी थी, हम लोग हाजिर थे। आप लीडर भी तो थे लेबर यूनियन। लीडर था, उसीलिए मुझे इसलिए चाहते थे, कम से कम मेरे पास 8-10 हजार रेडी लोग थे। कोई प्रोसेशन निकालना, कोई कुछ करना, या स्टूडेंट यूनियन था। ये रहने से मेरे को एक मौका ऐसा था कि हर एक आदमी बुलाता था, कुछ एजिटेशन है, अरे आओ भाई इसमें पार्टिसिपेट करो, या उसको गेस्ट बोल के बुलाओ, वो ऑटोमेटिकली लोग आते, ये था। लेकिन हमारे पिताजी को ये वरी था कि ये अच्छा वकील बनता है या नहीं। ये सुबह से उठ के जो हड़ताल करना, उनमें जाना, इनमें जाना, मैं इसको एक मकसद से बनाया, लेकिन ये वकील बन रहा नहीं। वो सोच रहे थे वकालत की, और आपने कमाल कर दिखाया, कहाँ से आप चले और कहाँ पहुँचे आप। और उसके बाद 72 के बाद तो कभी चुनाव हारे ही नहीं आप। नहीं हारा। 72 से लेकर 2004 तक आपके चुनाव नहीं कभी हारे। 2019 तक 19, हाँ, उसके बाद तो आप लोकसभा लड़े ना, मैं तो एमएलए की बात कर हाँ, रहा हूँ। 9 बार तो आप एमएलए बने, फिर 2 बार आप लोकसभा में आए, ठीक है। फिर आप ऑफ कोर्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में आज भी हैं आप, और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं 2022 के बाद। तो ये कोई कहानी, कोई साधारण कहानी नहीं है। हाँ, वो तो है।